बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो एक दो मुझे कमेंट्स आए कि शायद हम छोड़ ही दें कि आपने इस प्लेलिस्ट को पूरा भी करना है कि नहीं। प्लेलिस्ट तो आपको पता लग ही गई होगी कौन सी है। तो हाँ, हमारा न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को के 12 लेक्चर तो अपलोडेड थे, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी मैंने कहा कि चलो हिम्मत करती हूँ और इस प्लेलिस्ट को एटलीस्ट मैं कंप्लीट कर ही दूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आए, और थोड़ी सी मैंने इस दफ़ा टेक्निक थोड़ी सी चेंज की है। आप देखेंगे कि जो पिछले 12 लेक्चर्स थे उनमें जो मतलब मेथड था वो थोड़ा सा चेंज है। मैंने थोड़ी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज की एंड स्लाइड्स पे ट्रांसफ़र की हैं ताकि आपको पढ़ते हुए बोरिंग ना लगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो बोरिंग भी लगते थे। बट तब मैं खुद भी साथ साथ पढ़ रही थी एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। अब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करूँगी एंड ये वाली सीरीज़ तो कंप्लीट डेफिनेटली करूँगी, और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे भी करूँगी। उसके अलावा एक और मैंने बताना था कि अगर आप लोग साइकोलॉजी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप या कम्युनिटी वर्क वाला जो प्रोजेक्ट है, अगर आप लोगों को वो करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी भी मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ऑब्वियसली आप लोगों के तो अभी सेमेस्टर पीछे होंगे, 5वां 6वां सेमेस्टर होगा क्या पता, जिनका ये वाला सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप लोगों की जानने वाले हैं जो कि सीनियर्स हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं, शॉर्ट की हैं, ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ये वाला जो लेक्चर है ये बेसिकली रिसर्च है, और जो मेथड्स यूज़ होते हैं रिसर्च में न्यूरोबायोलॉजिकल साइंसेस को लेके, ब्रेन को लेके, ब्रेन एक्टिविटीज़ को लेके, उस पर ये सारा है ये। और आगे तकरीबन 4 लेक्चर हैं ये चारों के चारों लेक्चर आपके इसी थीम पे हैं, इसी सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं कि आप रिसर्च कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये जो आप पहली लाइन में देख सकते हैं कि हमारे जो ब्रेन है वो तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ इंटरकनेक्शंस होते हैं, 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के, वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। इसलिए इतनी कम्प्लेक्स हमारे पास ब्रेन की फंक्शनिंग है कि इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कुछ मतलब हमें फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या हैं कि जिस तरह से अगर हम पहला देखें तो पॉलीजेनेटिक सिमिलैरिटीज़ होती हैं कि डिफरेंट एनिमल्स हैं, जिस तरह से एप्स हो गए, बंदर, और इसके अलावा चूहा, इन पे जो रिसर्चेस होती हैं ये समहाउ इनकी ब्रेन एक्टिविटी कुछ ह्यूमन से मैच करती होती है। तो इस तरह हमारे पास एक मॉडल ऑफ स्टडी हमें मिल जाता है कि हम एक सूटेबल स्टडी कर सके, क्योंकि ह्यूमंस पे हम ब्रेन स्टडी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेन कोई भी इंसान नहीं अलाउ करेगा कि आप अच्छा ठीक है आप मेरा ब्रेन खोलो और उस पर स्टडी वगैरह कर लो। उसके अलावा ग्रुप ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ब्रेन में ग्रुप स्ट्रक्चर होती हैं, जिस तरह के जैसे कि थैलेमिक न्यूक्लाई होता है, वो डिफरेंट कॉर्टिकल एरिया से कनेक्टेड होता है। तो वो इंटरकनेक्शन होने की वजह से हमें चीज़ें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। उसके अलावा कॉमन बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स शेयर सिमिलर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अक्रॉस स्पीशीज़ के। डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ को अगर हम बात करें तो न्यूरॉन सिमिलर एक्टिविटीज़, सिमिलर केमिकल बायोकेमिकल चीज़ें शेयर करता है। मतलब केमिकल्स, जिस तरह हैप्पी हार्मोन्स है, अब कोई चीज़ हैप्पी होगी तो उसका हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा। अगर आपकी पसंद की चीज़ हो रही है तो वो सेम केमिकल डिफरेंट स्पीशीज़ में होते हैं, तो वो हमारे लिए पढ़ने आसान हो जाते हैं। जिस तरह से टू फैसिलिटेट रिसर्च इन वीवो और इन वाइट्रो। वीवो का मतलब होता है इन वीवो रिसर्च वो होती है जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे करते हैं, और इन वाइट्रो वो रिसर्च होती है जो कि आप करते हैं लेबोरेटरीज में। जिस तरह से केमिकल रिएक्शंस को आप लेबोरेटरीज में सर्च करें, केमिकल डिफरेंट केमिकल्स का क्या रिएक्शन होते हैं, अगर आप वो लेबोरेटरीज में करते हैं तो वो इन विट्रो रिसर्च होती है। कंसिस्टेंसी भी होती है कि ब्रेन रिस्पॉन्सेज एट सेलुलर लेवल्स आर प्रिडिक्टेबल, कि हमें पता होता है कि अगर एक स्पीशीज में ब्रेन इस तरह से रिएक्ट कर रहा है इस सिचुएशन में, तो वो हमारे लिए प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। तो
इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और न्यूरोकेमिस्ट्री, जिस तरह से केमिकल रिलीज होते हैं डिफरेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया जब डर लगता है तो उस वक्त भी डिफरेंट केमिकल रिलीज होते हैं जो आपको अलर्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ी सी हमारे पास ये गुड न्यूज़ है फॉर ब्रेन रिसर्चेस। अब चैलेंजेस भी होते हैं। बेसिकली हमने स्टार्ट में ही बात कर दी थी कि ब्रेन एक बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का है, इंटरकनेक्टिविटी होती है न्यूरॉन्स का साइनेप्सिस के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के साथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू ये चीज़ें शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी वो डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। तो ये सारी जो है ये इंटरकनेक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट रीजन्स को स्टडी करने में एक डिफिकल्टी का सामना हो सकता है। मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। अब एक ब्रेन में डिफरेंट चीज़ें एक ही टाइम पे चल रही होती हैं, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल, मॉलिक्यूलर, और वो क्या होते हैं वो मतलब एक के बाद एक होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें उन चीज़ों को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आ गया मॉलिक्यूलर टू ग्रॉस बिहेवियर, कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे तो चलो स्टडी कर ही लेंगे, लेकिन अब उसको ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में स्टडी करना, फिर उनको एक दूसरे के साथ ट्रांसलेट करना मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में। जिस तरह से हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाला हार्मोन रिलीज हुआ तो दैट स्पीशीज आर हैप्पी, या उसकी मर्जी की कोई चीज़ हुई है, ब्रेन में क्या एक्टिविटी चल रही है जब आप हैप्पी होते हो, जब आपको डर लगता है, और डिफरेंट जिस तरह से कोई बीमारी होती है तो वो क्यों हो रही है। तो इस तरह से इन चीज़ों को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ मेजरमेंट्स के जब आप देखें कि सारे वेरिएबल्स को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक भी पजल का पीस मिस हो जाता है जब इतनी चीज़ें एक ही टाइम पे चल रही होती हैं, तो वो क्या होगा कि आपकी रिसर्च में कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाएगा और वो एक इनकम्प्लीट पिक्चर के तौर पर सामने आएगा। ये तक बेसिक सी थी। अब आ गया हमारे पास कि रिसर्चर्स होती कितनी टाइप की हैं। दो किस्म की टेक्निक्स होती हैं, एक होती है हिस्टोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल। इसमें आप डिफरेंट स्टेन्स, डिफरेंट केमिकल्स इंसर्ट करते हो एंड देन आप वो अंदर ब्रेन के अंदर वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, आप उनको माइक्रोस्कोपी के थ्रू सर्च करते हो। इस तरह से अगर हम यहाँ पे पढ़े तो टेक्निक्स टू मेजर न्यूरॉन साइज एंड इंटरकनेक्शन यूजिंग स्टेन्स डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो आप इंसर्ट करते हो एंड देन आप उसको मेजर करते हो। मैंने पिक्चर्स भी कुछ मतलब रिसर्च खोल के रखी हुई हैं आपने गूगल पे, ताकि मैं आपको साथ साथ वो भी दिखाती जाऊँ, क्योंकि जब आप एक चीज़ विजुअली देख लेते हो तो फिर उन चीज़ों के नाम याद करना वगैरह आपको आसानी रहती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टेन्स की बात करें तो ये आपके पास ये स्टेन्स होते हैं डिफरेंट। सॉरी, ये मोबाइल पे शुरू हो गया है। तो ये डिफरेंट स्टेन्स हैं। ये हमारे पास मिथाइलिन ब्लू, आयोडीन, ये आप ना इंजेक्ट करते हो एंड देन इनको माइक्रोस्कोपी के थ्रू आप देख रहे होते हो। तो ये चीजें होती हैं। किधर की स्लाइड, ये आपके पास हिस्टोलॉजिकल रिसर्च होती है। उसके बाद फंक्शनल टेक्निक्स में आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक को, ये आप डिफरेंट मशीन्स के थ्रू देखते हैं, जिस तरह से एमआरआई और पीएटी स्कैन। एमआरआई तो बहुत से लोग इसको जानते होंगे क्योंकि ये बहुत एक कॉमन सी है, क्योंकि एमआरआई में आपकी पूरी बॉडी स्कैन आती है। इस तरह से सेम इसी तरह से पीएटी स्कैन भी होती है। ये मैंने पिक्चर साथ साथ निकाल दी थी ताकि वो आसानी हो जाए। पीएटी स्टैंड फॉर दी पोस्ट्रीट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसमें आप ब्रेन की एक्टिविटीज को देखते हैं, ब्रेन टिश्यूज को देखते हैं। ये जब डिफरेंट आपके पास होती है ना बीमारियां, जिस तरह से अल्जाइमर हो गया, डेमेंशिया हो गया। अब अल्जाइमर में क्या होता है, ब्रेन श्रिंक हो जाता है। तो ब्रेन जब श्रिंक हो जाता है तो वो ऐसी इनको इसके अंदर आप गुजार के देखते हैं। होप सो आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी। बस आपने बेसिक लेवल का ही है, आपका इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट वेरिएशंस के आ जाती हैं हमारे पास कि एनिमल स्टडी होती है और एक होती है ह्यूमन स्टडी। आपको पता है कि जो इन वीवो स्टडी है वो ज़्यादातर एनिमल्स पे ही होगी, ह्यूमंस पे बहुत कम इस तरह की स्टडी होती है। अगर एनिमल स्टडीज की बात करें तो यूज इन्वेसिव टेक्निक्स लाइक माइक्रो इलेक्ट्रोड्स, मतलब ये थोड़ी सी आपको इन ह्यूमन किस्म की चीज हो जाती हैं। अब ह्यूमंस पे ये इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ फिर एथिकल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं।
वगैरह। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है एंड लेजनिंग आपने पढ़ा होगा, अगर आपने साइकोलॉजी 101 पढ़ी है तो उसमें लेजनिंग किस तरह से होती है, वो ब्रेन काट के, और फिर दिन ये वो इन वीवो में आपको बता चुकी हूँ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे हो रही होती है वो ये होती है। ह्यूमन स्टडी क्या होती है कि आप पोस्टमार्टम में ये स्टडी करते हैं, मतलब एक बंदा मर चुका है, अगर वो अपना ब्रेन, जिस तरह से आइंस्टाइन ने का ब्रेन उन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं वेस्ट में जो अपना ब्रेन न्यूरो साइंसेस कोई रिसर्च के लिए मतलब पहले से ही डोनेट करके चले जाते हैं कि आप हमारी जो बॉडी है उस पर आप रिसर्चेस कर सकते हो, आपको यूज करनी है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आप इसको कर सकते हो। पोस्टमार्टम स्टडीज हेल्प एनालाइज ब्रेन डैमेज एंड फंक्शनिंग। अब ब्रेन डैमेज हो जाता है, जैसे अल्जाइमर का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अल्जाइमर एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें आपका ब्रेन श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। उससे क्या होता है कि फिर वो ही आपका डिमेंशिया, जिसको भूलने की बीमारी कहते हैं उस की वजह बनता है। तो सेम इस तरह से अल्जाइमर होता है। इसके बाद आ गया आपके बाद फिनाइज गेट। अच्छा, ये एक रिसर्च थी, ये मैं निकाल के रखी हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये थी ये वाली, ये एक बंदा था, ये वाला बंदा जिसकी पिक्चर है, ये अमेरिकन था और ये कंस्ट्रक्शन वर्क में था, फोरमैन था, रेल रोड्स मतलब बनाता था, आप ये समझ लें। तो एक एक्सीडेंट में उसका ये जो स्कल नजर आ रही है ना, सेम इस तरह से इसका एक्सीडेंट में ऊपर से नीचे तक रॉड चली गई थी। तो फिर इस पे पूरी रिसर्च हुई थी और ये सर्वाइवल था, मतलब इसने सर्वाइव कर लिया था, और इस पे फिर रिसर्च होगी, फिर इसकी रिसर्च को इसी नेम से एक पूरी रिसर्च होती है। सेम इसी तरह जो कि हमारा अगला है एचएम भी एक बंदे का नाम है, इसकी भी मैं निकाली हुई थी, हेनरी मोलेशन, ये जो बंदा था। अच्छा, इसको एपिलेप्सी होती थी जिसको हम मिर्गी भी कहते हैं, तो ये उस रिसर्च को भी है। चाइल्डहुड बाइसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था इसका, और एचएम्स एपिलेप्सी, उस वजह से इसको एपिलेप्सी, क्योंकि एपिलेप्सी मिर्गी हमारे लोग तो मतलब पुराने जो लोग हैं वो यही कहते थे कि ये तो कोई जिन पड़ गया या ये हो गया वो हो गया, लेकिन असल में ये एक ब्रेन डैमेज होता है आपका, ये एक ब्रेन डिजीज है और ये ट्रीटेबल भी है, आप इसको मैनेज कर सकते हो बहुत इजीली अगर आप अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हो। तो ये डिफरेंट रिसर्च है, ये ह्यूमन स्टडीज हुई हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजिकल टेक्निक, जिससे हमने पहले देखी कि ये डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, स्ट्रेन्स होते हैं, ये उनको ब्रेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और फिर जैसे जैसे उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। जिस तरह से अब यहाँ पे प्रोफ्यूजन, फिक्सेशन एंड स्टेनिंग, एनिमल ब्रेन्स आर परफ्यूज्ड, फिक्स्ड एंड स्टेन्ड पोस्टमार्टम टू एग्जामिन ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन स्ट्रक्चर को देखने के लिए ये यूज होता है। ये सेम इस तरह से होता है, मैंने यहाँ पे आपको स्टेन्स दिखाई, ये स्टेन्स होते हैं और इनको फिर इंजेक्ट किया जाता है। अगर आपको मजीद इसको करना है तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप गूगल आप पे भरा पड़ा हुआ है, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। स्टेन्स, अब वो जो स्टेन्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ, गोल्गी, कॉक्स वगैरह, ये डिफरेंट स्टेन्स हैं। तो आप हिस्टोफ्लोरेसेंस में भी ये होता है, स्टेन्स को इंजेक्ट किया जाता है। तो ये इन स्टेन्स का यूज करके आप डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। इनकी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, मतलब लोगों ने बनाई वो थी AI वीडियोस, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आ गया न्यूरो एनाटॉमिकल ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या होती है कि इंजेक्ट किया जाता है एक ट्रेसर, एक इस किस्म का, उसको क्या कहते हैं, एक सेम इस तरह से होता है जिसका एक मेडिसिन टाइप होती है, जो कि जब आप की अल्ट्रावायलेट रेज के नीचे आती है वो ग्लो करती है। तो ये ट्रेसर्स को फिर बाहर से मॉनिटर किया जाता है कि वो ब्रेन में क्या एक्टिविटी कर रही है और क्या हो रहा है। इस तरह से एंटीरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड ट्रेसर्स। अच्छा, अब इनको भी आप अगर देखना चाहें कि इनमें क्या डिफरेंस है तो ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ नहीं है, तो अभी इंटरनेट भी स्लो होगा इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। ये सेम इसी तरह से होते हैं, इसकी भी आपको बहुत अच्छी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी अगर आपको इंटरेस्ट है तो, वरना इतना ज़्यादा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। एडवांस टेक्निक्स इसमें कौन कौन सी हैं? एक तो रेडियो लेबलिंग होती है, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज और अदर सब्सटेंस आर इंजेक्टेड टू ट्रैक ब्रेन मेटाबॉलिज्म। सेम ट्रेसर्स की तरह इनको इंजेक्ट किया जाता है। हॉर्स रेडिश
पेरोक्साइडेज, ये एंजाइम्स होते हैं जिनको आप इंटरेस्टिंग रेट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट के जरिए, इसको मैंने निकाला था कि ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट क्या होती है? ये होता है कि आपने एक्सोन्स को स्टडी करना होता है। यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे आपकी बनी हुई है एक्सोन, द डायनामिक फ्लो ऑफ मटेरियल विद इन द एक्सोन्स ऑफ अ न्यूरॉन, कि जब आप एक इंजेक्ट करते हो तो एक्सोन में वो किस तरह से फ्लो करता है मटेरियल, आप इस चीज को स्टडी करने के लिए ये यूज होता है। HRP हिस्टोफ्लोरेसेंस, ये वो चीज है जो मैं आपको बता रही थी कि मोनोअमाइंस होते हैं, वो ग्लो करते हैं अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट। जब उनको लाइट का एक्सपोजर मिलता है तो वो ग्लो करते हैं, तो ये हम ब्रेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और देन वो हम इनके थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर प्रोजेक्शन और न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे ये भी मैंने खोला था, ये होती हैं। यहाँ पे आप आर्टिकल कोई सा भी निकाल के आपको यहाँ पे वीडियोस भी नीचे मिल जाएंगी। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है। यहाँ पे आपको डिफरेंट आर्टिकल, अगर आप रिसर्च मेथड्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये हिस्टोफ्लोरेसेंट टेक्निक्स पे पूरा आर्टिकल है, ये मैंने पढ़ा था तो ये ऐसे ही ओपन हुआ था। उसके बाद अगली जो हमारे पास टेक्निक है वो है अमाइनोसाइटोकेमिस्ट्री। इनमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हेल्प लोकलाइज स्पेसिफिक न्यूरोप्रोटीन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये भी सेम एंटीबॉडीज आप इंजेक्ट करते हैं, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर को आइडेंटिफाई करने में आपकी ये सारी चीजें बेसिकली क्या है कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में हेल्प करती हैं। सेम इसी तरह से हमारे अगले 4 लेक्चर भी होंगे, क्योंकि ये 4 के 5 लेक्चर हैं जो एक ही थीम पे डिपेंड करते हैं। होप सो आपको चीजें समझ आ गई। अगर समझ आ गई हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। माना कि मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया था कि मतलब वैसे ही क्योंकि मुझे शौक था वीडियो बनाने का, बट मैंने कभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना कब के हो जाते मेरे भी और मैं इससे फायदा भी ले सकती, लेकिन ये फायदे के लिए मैंने बनाई नहीं। तो शुरू से मेरे माइंड में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, बस ऐसे ही शुरू कर दिया था। बट अब आई ट्राई कि मैं इंशाल्लाह इसको तो जरूर कंप्लीट करूं, ये जो हमारे न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस है। और उसके अलावा मैं दूसरी सीरीज शुरू कर रही हूँ आपके प्रोजेक्ट्स की और इंटर्नशिप की, क्योंकि वो मुश्किल होता है। उसके अलावा अगर किसी ने पेड बनवाना हो तो मैं पेड भी बनाती हूँ, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं पेज के थ्रू, या फिर आप कमेंट्स में अपनी ईमेल मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको खुद कांटेक्ट कर लूँगी। सो तब तक अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।